तो हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पूरे पूरे पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे भाई, पूरे पूरे पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यूज से, ठीक है। सो पॉलिटी के सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, जो कि हमको कंसिडर करना है, हमको जो इंक्लूड करना है, वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सबसे पहले तो हम देखेंगे किसके बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उसका सेलियंट फीचर्स एंड अमेंडमेंट है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं टॉपिक वाइज, है ना। अब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ज़्यादा बार आया है उसको पहले स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरुआत स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से क्या होगा, रिविजन के बेसिस में भी चलेगा और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से ओरिएंटेशन भी बनेगा इसलिए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आगे बढ़ते जाएंगे, सीरियन फीचर्स की बात करेंगे, फिर पार्लियामेंट की बात करेंगे, देन गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, उससे करते करते लास्ट में हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, जो कि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला क्वेश्चन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ बजट इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है भाई, इवोल्यूशन ऑफ बजट की बात करनी है इंडिया के अंदर। सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। क्या ये जो बजट का सिस्टम है, क्या लॉर्ड कैनिंग के समय इंट्रोड्यूस किया गया था? बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे पहली बार बजट को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये सही बात है। वोटिंग ऑन लिमिटेड पोर्शन ऑफ द बजट वॉज अलाउड इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ना भाई ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें हमारे पास जो बजट है ना, उसके लिमिटेड पोर्शन में, बजट के लिमिटेड पोर्शन में वोटिंग करने का जो पावर था वो दिया गया था, नॉट अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 बट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। प्रोविंशियल बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द फेडरल बजट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बिल्कुल सही बात है। जो प्रोविंशियल बजट था, है ना, उसको फेडरल बजट, मतलब जो सेंट्रल बजट था, उससे सेपरेट कर दिया गया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जिसको हम मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम बात करें, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसने क्या किया, डायआर्की इंट्रोड्यूस किया एट दी प्रोविंस, ठीक है। और उसने इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म मतलब 2 चेम्बर्स होंगे, है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला। देखो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला किसके लिए? सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है भाई। एंड जो ली कमीशन था ना, वो भी बना किसके रिकमेंडेशन पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के रिकमेंडेशन पे। ये जो ली कमीशन था, ये मैंने हिस्ट्री में कवर किया है ना। ली कमीशन किस लिए था भाई? इसने बनाया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। तो ये सब चीज़ें थी भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर किया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लाइज बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर बनाया गया था। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज आउटलाइन बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। ना भाई ना, जो जुरिस्डिक्शन था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आउटलाइन नहीं किया गए थे। इसको अमेंडिंग एक्ट जो है ना, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसके अंदर इसको आउटलाइन किया गया था। द फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म। ना भाई ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसके अंदर हमारे पास क्या बना गया था, है ना, फेडरल कोड बनाया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं लिखेगा तो पॉलिटी में तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करनी है अपने को। दी ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज ऑपरेशनलाइज्ड।
तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से जो ऑल इंडिया फेडरेशन था वो ऑपरेशनलाइज्ड हुआ? ना भाई ना, है ना, बिकॉज जो ऑल इंडिया फेडरेशन था ना वो नहीं हो पाया, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसने बोला कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे हम, है ना। इट टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, है ना। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात तो की इसने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें कौन होंगे भाई, दोनों होंगे, जो प्रोविंस भी होंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी होंगे। बट ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो फेडरेशन बन ही नहीं पाया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर बना था भाई? बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की रिकमेंडेशन दी थी यार, ठीक है। बिकॉज इसने भी ना 3 चीज़ें की बात की थी। एंड डायआर्की एट द सेंटर वॉज ऑपरेशनलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लगेगा, बट जो डायआर्की था ना एट द सेंटर वॉज ऑपरेशनलाइज्ड, देखो भाई जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज डायआर्की एट द सेंटर लेवल वॉज ऑपरेशनलाइज्ड बोल रहा है तो ये गलत है, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था ना भाई, इसने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया यार, इसने इंट्रोड्यूस किया डायआर्की एट दी सेंटर, ठीक है। बट इसने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात भी की, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से क्या किया, है ना, जो कि प्रोविंस को दिया ना, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसको दे दिया है, डायआर्की मतलब 2 अथॉरिटी, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई ना भाई, तो कैसे जो सेंट्रल लेवल पे डायआर्की है, डायआर्की मतलब रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे कुछ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में जो प्रोविंसेस है ना उनमें ऑटोनॉमी दे दी गई, तो कभी ऑपरेशनलाइज्ड हो ही नहीं पाया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिल्कुल सही बात है, जो आज हम देखते हैं भाई फेडरल स्ट्रक्चर, वो किसकी देन है भाई, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसकी देन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की देन है। ग्रेटर पावर टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसको ज़्यादा पावर दिया गया? ना भाई ना, इसके पावर को इंक्रीज नहीं किया गया, जो सेक्रेटरी था ना उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया, ठीक है, उसको क्या दिया गया, टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया, जो कि इसको एडवाइस करेंगे, सो उसके पावर के प्रकार से कम कर दिया गया। एंड सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल सही बात है यार, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 एंड 6, आंसर हो जाएगा सी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, हमको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करनी है, हमको क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में हमसे पूछा गया है करेक्ट। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन वॉज एट इट्स पीक इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था, क्या, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर थे, कुछ भी नियम बना सकता है यार, ओके। ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड, ना भाई ना, जो ओपन सिस्टम था ना वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से लाया गया, नॉट 33, सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, हमको बात किसकी करनी है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करनी है, ओके। इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है यार। चार्टर ऑफ चार्टर नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने क्या बोला, इट बिगिन द रिप्रेजेंटेशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है यार। 1861 में लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोग इंडियंस को डाला गया, पहली बार लॉर्ड कैनिंग वहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, कुछ इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लाइक राजा बनारस, ये तो इतिहास में पढ़ा ही होगा, राजा बनारस, सर दिनकर राव
महाराजा पटियाला, ये तीनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट यार, बिल्कुल सही बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का यहाँ पे हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस फ्रॉम दिस एक्ट। क्या स्टेटमेंट सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है। इस एक्ट से धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है ना, जिससे हमारे पास बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को भी क्या किया गया, उनको भी बॉम्बे एंड मद्रास को भी पावर दिया गया कि वो क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। पहले तो गवर्नर जनरल के पास एक्सक्लूसिव पावर था यार, हमने देखा था एक्सक्लूसिव पावर था चार्टर ऑफ 1853 से, बट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन आया। सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मैंने बताया था भाई सिस्टम ऑफ बजट जो था कैनिंग के समय आया था। कैनिंग के समय मतलब कब आया था? 1859 में आया था। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू नहीं आ पाएगा। द एक्ट गिव रिकोगनाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इस एक्ट ने क्या किया, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ना उसको रिकोगनाइजेशन दिया यार। ठीक है, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था एंड बजट को, पोर्टफोलियो एंड बजट। दिस इज करेक्ट। हमसे इनकट पूछा, इनकट जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करनी है, उसके बारे में हमको बात करनी है भाई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट द प्रोविंशियल लेवल, रिटेनिंग ऑफिशियल मेजोरिटी एट द फेडरल लेवल। जो नॉन ऑफिशियल है उनको फेडरल लेवल में ऑफिशियल मेजोरिटी देने की बात करता है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? ना भाई ना, ये जो है, ये जो प्रोविजंस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर हैं। ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है प्रोविंशियल लेवल पे उसको अलाउ किया जा रहा है ना, कि वो ऑफिशियल मेजोरिटी को एक्सेस कर पाए एट द सेंट्रल लेवल, एट द फेडरल लेवल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना भाई ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, नॉट 1909। ठीक है, सो हमारे पास क्या पूछा गया है, इन कट पूछा गया है। इन कट तो दोनों हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करनी है। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश मोनार्क्स राइट टू वीटो बिल, है ना। जो ये जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश मोनार्क्स राइट टू वीटो बिल को इसने एबॉलिश कर दिया भाई 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना, ये गलत है। बिकॉज इसने क्या किया, इसने ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है तरह से जनरल लिखा है, ये गवर्नर जनरल बोलना चाह रहा है ना। इसको एबॉलिश नहीं किया, इसने एबॉलिश किसको किया? दी ऑफिस ऑफ वाइस रॉय। ठीक है, इसने ऑफिस ऑफ वाइस रॉय को एबॉलिश किया एंड ब्रिटिश मोनार्क्स राइट टू वीटो पावर, है ना। सो ये तो सही बात है, सेकंड वाला ब्रिटिश मोनार्क्स राइट टू वीटो पावर, बट इसने जो एबॉलिश किया था वो वाइस रॉय के ऑफिस को एबॉलिश किया था एंड एस्टेब्लाइज क्या किया था भाई? एस्टेब्लाइज किया था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी हैड फुल पावर टू गिव एसेंट टू द बिल। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जनरल के पास फुल पावर है कि वो एसेंट दे सके बिल को। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था 1858 में आया था, उसको एबॉलिश कर दिया यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट प्रोवाइड फॉर द रीपेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने
है ना, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है बात है भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हमारे पास बोला था, जो पिट्स इंडिया एक्ट ने बोला था कि जो पेमेंट होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ऐसा किसने बोला था? पिट्स इंडिया एक्ट ने बोला था ना भाई, चार्टर एक्ट था ना, चार्टर एक्ट ऑफ व्हाट? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 उसने बोला था। लोकल गवर्नमेंट वॉज एम्पावर टू लेवी टैक्सेस बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बिल्कुल सही बात है। जो लोकल टैक्सेस थे, लोकल गवर्नमेंट से उनको ताकत दिया गया कि वो टैक्स ले सकते हैं अंडर दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बिल्कुल सही बात है, 1813। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? 3 चीज़ें और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला कि इसने क्या किया, जो मोनोपोली था, है ना, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। ended the monopoly of the company to trade with India। और क्या किया भाई? It allowed Christian missionaries to propagate their religion। It allowed Christian missionaries to propagate their religion। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया गया, सम ऑफ 1 लाख रुपी, है ना, किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विथ इंडिया, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपागेट देयर रिलीजन एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ चार्टर ऑफ 1813 ने दिया था। साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस। ना भाई ना, जो प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, उसको एबॉलिश करने की बात करता था, नॉट रिकमेंडेड टू कंटिन्यूएशन। उसको एबॉलिश करने की बात करता है, बाकी बाद में उसको एबॉलिश कर भी दिया गया 1935 में। रैमसे मैकडोनल्ड वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट फॉर द कम्युनल अवार्ड इन 1932। ना भाई ना, रामसे मैकडोनल्ड को नहीं बोलते हैं हमारे पास, है ना, जो मिंटो है, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, जो कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में क्या किया? कम्युनल इलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं क्या? है ना, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, लॉर्ड मिंटो एंड नॉट मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये भी गलत है, हमसे कट पूछा है, कट क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, हमको बात किसी करनी है भाई? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसको बोला कि भाई वो प्रोविजनल गवर्नर होगा, प्रोविजनल हेड होगा ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है, इट प्रोवाइड फॉर द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। एक्सट्रीम वर्ड है भाई, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बोल रहा है यार, है ना। मॉडिफिकेशन कैसे नहीं होंगे भाई? कैसे चलेगा देश बिना मॉडिफिकेशन के? ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड ऑल्सो फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। बिल्कुल सही बात है। इसने बोला कि बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वही लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा, पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्ट हैं भाई, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, तो सारे के सारे एक्ट हम कवर कर रहे हैं, हर एक्ट पे क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्रिएटेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ना भाई ना, इसने एबॉलिश कर दिया, है ना। इसने क्या किया, जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था ना, उसको पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, नॉट दी 1773 का एक्ट। ठीक है, सो इट इज़ इंट्रोड्यूस और इट इज़ क्रिएटेड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। The Pitt India Act of 1784 made Lord Cornwallis as the commander in chief along with the Governor General। ना भाई ना, जो 1786 का एक्ट था उसने एक्सटेंड किया स्पेशल प्रिविलेज टू लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिससे वो क्या करे, वो दोनों काम करेगा, गवर्नर जनरल का भी काम करेगा एंड कमांडर इन चीफ का भी काम करेगा।
तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज़ करेक्ट। डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस और विच ऑफ द बिलो प्रोविजंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हमको बात किसी करनी है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। ओके, इज इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल। मैंने बात की थी भाई, फाइव कैमरलिज्म जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया था, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 से दो चीज़ें आई थी, एक पहली चीज़ थी डायआर्की एट द प्रोविंस, है ना, और दूसरी की क्या चीज़ थी भाई, डायआर्की, पहली तो डायआर्की एट द प्रोविंस एंड सेकंड हमारे पास क्या था, बाई कैमरलिज्म। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज गिवन टू द वाइस रॉय। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना भाई ना, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था वाइस रॉय को कब मिल चुका था यार, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से मिल चुका था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से मिल चुका था ये। देयर वॉज सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया था किसके लिए, इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। किसके द्वारा, जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे ना, जिसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट था, इसने कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया भाई। ओके, है ना, इसने क्या किया, सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। द एक्ट प्रेसिडेड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ना भाई ना, जो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन था वो 1905 में ही हो चुका था, ठीक है। सो तो गलत है, तो हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ना भाई ना, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से बना था ये। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, है ना, बिल्कुल सही बात है, हेडेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। के स्टेटमेंट सही है भाई, ये यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है वो मेंबर है ब्रिटिश कैबिनेट का, यहाँ तक सही है। बट ये गलत है भाई, ये बोल रहा है ना हेडेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थे, है ना, 1773 से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। बट इसको एबॉलिश कब कर दिया गया यार, इसको एबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से एबॉलिश कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं ही नहीं, तो सेक्रेटरी इसको हेड कैसे करेगा, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबॉलिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखो जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था ना, उसको एबॉलिश कब किया गया, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एबॉलिश किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, तीनों इनकरेक्ट है क्या, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना, अरेंज द इवेंट अबव इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इन इवेंट्स को हमको अरेंज करना है यार, ठीक है। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सबसे पहले क्या था, सेटअप द, है ना, फेडरल कोड, ठीक है। तो फेडरल कोड कब बने थे, फेडरल कोड कब बने थे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में तो अरेंज करना है, ठीक है। तो सबको डेट लेते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन इससे आए थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कब एबॉलिश हो गया था, अभी मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से एबॉलिश हो गया था ये। एंड इंट्रोड्यूस कब हुआ था, मैंने बोला था भाई पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो। डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1773 से, ठीक है। सेपरेट इलेक्टेड फॉर द वुमेन, देखो सेपरेट इलेक्टेड फॉर द वुमेन था ना, वो पहली बार कब आया, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आया। फर्स्ट फेडरल, है ना, फाइनल सेटअप ऑफ द फेडरल कोड, फेडरल कोड मतलब
फेडरल कोर्ट मतलब हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट था, जो उसका फाइनल सेटअप हुआ था, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया था, बट इसका सेटअप हुआ था 1937 में, एस्टेब्लाइज हो गया था। तो ऐसे बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हुआ था, लेकिन 1937 में ये बन के रेडी हुआ था, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो बच्चे को पता है भाई ये 1878 में हुआ था यार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। रेस्ट्रिक्शन करता है किसके ऊपर, जो अपने पास लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, उन पे, है ना। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया, सॉरी, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था वो सबमिट कब हुआ था, 1930 में सबमिट हुआ, ठीक है। तो कर्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करते हैं। सबसे शुरू में क्या हो जाएगा यार, 1858 मतलब 2, फिर 1858 के बाद 1878, फिर 5, फिर हमारे पास 1878 के बाद 25, फिर हमारे पास 1919 1, फिर 6, फिर 3, फिर 4, 2 5 1 6 3 4। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट, फेडरल प्रोविजनल एंड कंकरेंट वेर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, क्या उसने इसके बारे में बताया था भाई, ना। जो प्रोविजनल है ना, जो प्रोविंशियल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसके बारे में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने बताया था, नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। मतलब जो शेड्यूल जो आज हम देखते हैं शेड्यूल 7 के अंदर, वो सब चीज़ के बारे में किसके बताया था, है ना, इसने बताया था कि जो फेडरल कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सिर्फ सेंट्रल नियम बनाएगा, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे एंड कुछ करंट सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे दोनों बनाएंगे, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे दोनों नियम बनाएंगे। और जो रेस्ट्रिक्टिव पावर होगा किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने बोला था। The provision for the establishment of a joint public service commission was given by the recommendation और given by the government of India 1935। बिल्कुल सही बात है, एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, ऐसा कब बोला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोला गया था। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करनी है। The national flag of India was adopted by the Constituent Assembly after the Independence Act in 1947। क्या इंडिपेंडेंस एक्ट के हैं बाद, है ना, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था क्या, ना भाई ना। जो हमारे पास नेशनल फ्लैग था ना, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 22 जुलाई के अंदर ये अडॉप्ट कर लिया गया था, 22 जुलाई 1947। हम लोग आज़ाद कब हुए थे यार, आज़ाद हुए थे हम लोग है ना 15 अगस्त को, ठीक है, 1947 में। तो उससे पहले ही हो गया था, बिफोर नॉट आफ्टर। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बिकॉज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 26 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स से, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई इससे बाहर कभी भी जिंदगी में कोई भी कोचिंग हो, कभी भी प्रीलिम्स में, कभी इससे टफ तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जो 26 क्वेश्चन उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। 26 क्वेश्चन को बना के जाओगे, 36 क्वेश्चन को बना के जाओगे तो सेलिएंट फीचर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आए पता नहीं, ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, नेशनल फ्लैग तो पहले ही हो गया था, आज़ादी के पहले अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन अच्छा सही हमसे पूछा है कि गलत पूछा है भाई, अच्छा करेक्ट हमसे पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, 9th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील विद द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। 9th शेड्यूल को हमारे पास क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था भाई, लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उसमें हमारे पास 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, उसको देखते हुए यहाँ पे इसको ऐड किया गया था, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स को सरकार चाहती है कि गरीबों के पास भी ज़मीन आए। उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट को एक प्रकार से छीन लिया, जो अमीरों हैं, जो जिनके पास ज़मीन है उनका, तो वो इसको क्या करना कर पाए, जुडिशियल रिव्यू ना हो बोल के 9th शेड्यूल प्रोवाइड दिस शील्ड, है ना, एक कवच प्रोवाइड करता है, शील्ड टू दी, इट प्रोवाइड शील्ड टू व्हाट, लैंड रिफॉर्म्स। ओके, सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट ही तो पूछा गया है यार। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गलत बात है भाई, कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमने कहाँ से बोरो किया है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है।
द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट। ना भाई ना, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशन था इट लीड्स टू द इनैक्टमेंट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसके बाद हमारे पास है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एनैक्टमेंट हुआ। जो पूना पैक्ट था तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही हो गया था। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया तो हमने पहले बता दिया था बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसी करनी है यार, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, ऐसा बोल रहा है भाई। गलत बात है यार, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफी हैं, लाइक द पॉलिसी ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ फ्रीडम, द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी, द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस। ये सब चीज़ हम देखने को नहीं मिलता क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मिलता है तो डिवाइड कैसे बोल रहा है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू द लिबरलिज्म ओवर सोशल जस्टिस। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिबरलिज्म को ज़्यादा ताकत देता है ना, ज़्यादा बढ़ावा देता है भाई सोशल जस्टिस से? ना भाई ना। यहाँ पे हमारे जो देश है ना, जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है जिसमें सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू द लिबरलिज्म ओवर सोशल जस्टिस। ना भाई ना, हमारे पास जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो लिबरलिज्म में ज़्यादा ताकत देता है, बट इंडिया के अंदर हमारे पास जो लिबरलिज्म है इट इज़ लिंक टू व्हाट सोशल जस्टिस। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, दोनों इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायआर्की। डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स अथॉरिटी, टू अथॉरिटी है यहाँ पे। टू अथॉरिटी मतलब एक हमारे पास रिजर्व सब्जेक्ट है, एक हमारे पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ओके, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नेंस इंट्रोड्यूस बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से डायआर्की इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मॉर्ले चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। डायआर्की एट द प्रोविंस, वो हट गया डायआर्की एट द प्रोविंस एट द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। क्या स्टेटमेंट सही है भाई कि डिस्टिंग्विश करता है ना? अगर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश करे तो एक तरह से ये क्या है, डुअल गवर्नमेंट है। एंड जो डुअल गवर्नमेंट था भाई वो पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट से आया था 1784 से। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात की जाए, डुअल गवर्नमेंट मतलब एक हमारे पास है ना एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, इसके अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना वो क्या करते थे, वो कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे, कमर्शियल मैटर को देखते थे। एंड हमारे पास जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना वो हमारे पास पॉलिटिकल, कल आ रहा है तो कंट्रोल आखिरी में, कल मतलब कंट्रोल। ठीक है, तो इस चीज़ देखते थे। डुअल गवर्नमेंट है, डुअल गवर्नमेंट है कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट से। और हमने देखा था भाई डुअल गवर्नमेंट एबोलिश भी हो गया था। ठीक है ना, डुअल गवर्नमेंट जो था वो एबोलिश भी हो गया था। कब हो गया था, कौन से क्वेश्चन में देखा था हमने? ये रहा, इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। 1958 से अबॉलिश हो गया था यार, है ना। अब हमारे पास दो नहीं है, 1958 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अबॉलिश हो गया था। ठीक, सो ये तो थर्ड, ये तो गलत हो गया। ये तो हमारे पास डायआर्की के बारे में बात नहीं कर रहे, डुअल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रिकमेंडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायआर्की एट द सेंटर। बिल्कुल सही बात है। 1935 ने क्या बोला, डायआर्की इंट्रोड्यूस किया एट द सेंटर एंड अबॉलिश कर दिया डायआर्की एट द प्रोविंस, है ना। सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर इलेक्शन टू फिल सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उनको फिल करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने, है ना, कुछ इनडायरेक्ट प्रोविजंस बनाए थे। क्या
क्या स्टेटमेंट सही बात है? ना भाई ना। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था ना, उसने ये बनाया था कि कुछ सीट्स जो कि वैकेंट है, इनडायरेक्ट प्रोविजन था, है ना, जो कि नॉन ऑफिशियल सीट्स है ना, उनको फिल करने के लिए। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेपरेट इलेक्टेड वॉज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन काउंसिल एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। मैंने बिल्कुल देखा था भाई, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे, मतलब जो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स थे, वो हमारे पास कब आए? पहली बार 1909 के एक्ट से आया, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस, है ना। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था कब इंट्रोड्यूस हुआ भाई? प्रोविंस में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करनी है, GOI की बात करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की बात करनी है। द एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम डबल गवर्नमेंट, भाई इतने बार हो चुका है, ये पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है। एबॉलिश कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1958 से, 1858 से। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, वो हट गए। द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसने क्या किया भाई? उसने क्या किया? हमारे पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया क्या? ना ना ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने नहीं किया था, ये हमारे पास चार्टर एक्ट ने किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने किया था, ठीक है। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बहुत इंपॉर्टेंट यार, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। It ended the activities of the East India Company as a commercial body and made it purely administrative body। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? हाँ ना भाई ना, बिकॉज जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था ना, उसने जो कमर्शियल बॉडी था ना, उसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रोक दिया एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उसको एक सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, ठीक है। सो दिस इज नॉट अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बट इट इज अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर काउंसिल। बिल्कुल सही बात है। जो 1853 का जो एक्ट था ना, उसने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। द एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर ऑफ 1853 था ना, उसने पहली बार क्या किया? इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। पहली बार लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के अंदर, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। क्या चार्टर ऑफ 1853 फाइनल स्टेप था भाई सेंट्रलाइजेशन में? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट गलत है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप? जो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन में, वो चार्टर एक्ट ऑफ कौन सा था भाई? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था? नो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था फाइनल स्टेप इन सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया एक प्रकार से, है ना। एंड इस एक्ट के थ्रू, जो चार्टर ऑफ 1833 था, उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस प्रकार से वो सेंट्रलाइजेशन ही तो है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द चार्टर ऑफ 1833 प्रोवाइडेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विथ एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ, है ना,
बंगाल को बंगाल जनरल ऑफ इंडिया बना दिया एक प्रकार से, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको एक्सक्लूसिव पावर मिला गया है एक प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर में, कि कुछ भी लेजिस्लेट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। पहले बम्बई एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया, एंड उसको किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास को छीन लिया गया, तो बंगाल का ही जो गवर्नर जनरल होगा वही देश का गवर्नर जनरल होगा, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म। तो बच्चे को बताना चाहिए बाई कैमरलिज्म पहली बार कहाँ पे देखने को मिला। पहले बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 119 ने क्या किया, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया, एंड डायरकी एट द प्रोविंस इंट्रोड्यूस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हमको बात किसी करनी है भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करनी है। द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड बाय दिस एक्ट। मैंने बोला कि देखो भाई जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो तुमने देखा ऊपर में कि चार्टर एक्ट ऑफ हमारे पास 1833 तक चला था, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से चालू हुआ था क्या। दिस इज क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रलाइजेशन जो था वो 1833 तक चला था। डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट कब से हुआ था भाई, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कब से हुआ था, ये चार्टर एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से स्टार्ट हुआ था, है ना। जिसमें क्या किया गया, जो वाइस रॉय था ना वो नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को इन दी वाइस रॉय, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमने बात की थी राजा पटियाला की, है ना, सर दिनकर राव की, राजा बनारस को अपॉइंट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रकार से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। क्या न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात करता है भाई ये एक्ट। हाँ, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा भाई, उनको दे देगा लेजिस्लेटिव पावर को। द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज गिवन रिकॉग्नाइजेशन बाय द एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड एल्गिन। क्या यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था। हाँ, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था क्या, ना भाई ना। जो रिकॉग्नाइजेशन था पोर्टफोलियो सिस्टम को वो लॉर्ड कैनिंग के अंदर मिला था। मैंने बताया था भाई पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के अंदर 1859 में हमारे पास क्या मिला था, रिकॉग्नाइजेशन मिला था लॉर्ड कैनिंग के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम को। एंड ऑर्डिनेंस पावर भी मिला था भाई 1859 के अंदर लॉर्ड कैनिंग के अंदर। दो चीज़ें यहाँ पे देखी थी हमने। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 24 है अंडर विच एक्ट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेसन इन इंडिया। जो कंपनी की टेरिटरी है उसको पहली बार ब्रिटिश पोसेसन कब बोला गया, 53, 33, 70। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है डुअल गवर्नमेंट के लिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना उसके अंदर हमारे पास क्या किया गया, पहली बार जो कंपनी का टेरिटरी था उसको ब्रिटिश पोसेसन के रूप में जाना गया, ठीक है। कैसे, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो हमारे पास कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमर्शियल मैटर्स को देखेंगे, सॉरी पॉलिटिकल मैटर को देखेंगे, एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कमर्शियल मैटर को देखेंगे। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे लास्ट में सी। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था अपने पास पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से, जिसमें कंपनीज की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोसेसन बोला गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है यार, with reference to the provision of the Simons Commission, consider the following statement। साइमन कमीशन ने क्या बोला यार, अबॉलिशन का जो डायरकी का क्या ये बोला भाई, बिल्कुल बोला यार। एक्सटेंशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, बिल्कुल बोला कि जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो प्रोविंस तक एक्सटेंड करो, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आया। क्या इसने बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को हटा दो, ऐसा बोला क्या इसने, ना भाई ना, इसने ऐसा नहीं बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को हटा दो, कंटिन्यू करो बोला इसने, कंटिन्यूएशन की बात की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, इसने फेडरेशन बनाने की बात की ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स की।
ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किसने सेपरेट किया, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चार्टर ऑफ 1853 था नाम, उसने क्या किया, हमारे पास लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया। ठीक है, एक 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना गया और हमारे पास गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो था ही था। ठीक है, तो हमारे पास 1853 ने क्या किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल काउंसिल का सेपरेट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। विथ रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ इंडिया, ओके, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ओके, हमको बात करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बनने की बात कौन करता है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। द रेसिडेंटरी पावर वर गिवन टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर यार गलत बात बोल रहा है यार, जो रेसिडेंटरी पावर था, रेसिडेंटरी पावर किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसी के अंदर फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा वो ए, 1 ओनली, है ना। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने बोला कि हमको क्या करना है भाई, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है। और इसी के अंदर फेडरल कोड बनाने की बात की जा रही थी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट यार, जो कि 1937 में बन के रेडी हुआ था, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज क्रोनोलॉजी में पूछा गया था उस बार। क्वेश्चन 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हम ही देखा भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड, है ना। ओके, तो हमारे पास जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ने, है ना, पहली बार हमारे पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को यहाँ पे क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ओके, और क्या बोला भाई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन ले किया। ओके, एंड पहला स्टेप बोल सकते हैं भाई रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद क्वेश्चन 29 देखते हैं यार। क्वेश्चन 29 क्या है, अंडर विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज एंडेड बाय एबोलिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम तो अभी तक रटा होना चाहिए, रट गया होगा भाई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब हटा कब से था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू हट गया था ये। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सिपोज मीटिंग में ये हट गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर विच एक्ट द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय वॉज एबोलिस्ड। वाइस रॉय का जो ऑफिस था वो कब हट गया, 1947 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर वाइस रॉय का जो ऑफिस था वो हट गया। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1958 के, सो 1858 के एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, कुछ मेंबर्स दिए हैं एंड पोर्टफोलियो हेल्थ की बात करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, होम मिनिस्टर बनाया गया था आज़ादी के बाद, बिल्कुल सही बात है। जॉन मैथाई को साइंटिफिक रिसर्च के अंदर पोर्टफोलियो दिया गया था क्या, नो, जॉन मैथाई जो थे वो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का कार्यवाही संभाल रहे थे ये। ओके, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे यार। राजेंद्र प्रसाद को एजुकेशन दिया गया था ना, राजेंद्र प्रसाद किसका दिया गया था, बच्चे को पता होना चाहिए। एजुकेशन जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद क्या मिला था भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, सो करेक्टली मैच तो यहाँ पे एक ही है, आंसर हो जाएगा सी।
दो चीज़ याद रखना, सरदार वल्लभ भाई होम मिनिस्टर एंड जॉन मैथाई को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिला था, साइंटिफिक रिसर्च जवाहरलाल नेहरू को मिला था, एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था, राजेंद्र प्रसाद क्या मिला था भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 या फिर मोंटेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म बोलते हैं, हमसे करेक्ट पूछा गया है बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन वे इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तो रट गया है भाई, बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार कहाँ से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, बिल्कुल सही बात है। डायरकी ऑफ द प्रोविंस पहली बार कब से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड इन लंडन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना भाई ना, एक नया ऑफिस जो था है ना, ये तो पहली बात तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात नहीं करते है ना। तो देखो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में हमारे पास देखो एक हाई कमिश्नर का एक ऑफिस तो बना था लंदन के अंदर, लेकिन वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं था यार, ठीक है। थर्ड क्या है, द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस वाज रिलैक्स्ड बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया, सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट को और सेंट्रल सब्जेक्ट को डिमार्केट कर दिया एक तरह से। डायरकी यही तो है, दो अथॉरिटी है ना, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो गया, एक हमारे पास रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल सही बात है यार, दिस इज व्हाट डायरकी एट द प्रोविंस, यही तो है मतलब डायरकी एट द प्रोविंस का। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A, B 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 33 है अंडर विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन वेयर एसोसिएटेड विद है ना, इंडियन वेयर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मैंने बोला था कि पहली बार जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था ना, है ना, देखो यहाँ पे बात किसी यार इंडियंस वेयर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना। तो इंडियंस वेयर एग्जीक्यूटिव फॉर द इंडियंस वेयर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलते हैं, जहाँ पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ना वो वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे एज ए लॉ मिनिस्टर। तो पता ही होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विथ रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की बात करनी है भाई, मैंने बहुत सारे मैटर के बारे में बताया था, अभी फिर देखते हैं। बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ दिस लॉ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी वेर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बिल्कुल सही बात है यार, इसके पहले नहीं था रिकॉग्नाइज्ड, इसके बाद रिकॉग्नाइज किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया है ना। एंड पहली बार फर्स्ट स्टेप है भाई जिससे कंट्रोल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। मैंने 3 चीज़ बताई थी। द एक्ट प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन ऑल प्राइवेट ट्रेड। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, अब रेगुलेट कर रही है भाई उसको, तो ये प्राइवेट ट्रेड में घुसने नहीं देगी उनके सर्वेंट्स को। द एक्ट हैज़ मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सेपरेट फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना भाई ना, इसने क्या बोला, सेपरेट बोला ना। द एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सेपरेट फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट सेपरेट। इससे पहले ये इंडिपेंडेंट थे, इस एक्ट के आने से पहले इंडिपेंडेंट थे। बट ये जब एक्ट आया ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसने बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको सबसे ऊपर बना दिया भाई, उसका सब ऑर्डिनेट बना दिया, इनको सब ऑर्डिनेट बना दिया किसको, जो मद्रास हैं और हमारे पास बॉम्बे हैं उनको। सो ये सेपरेट नहीं रहे, अब जो बंगाल के अंदर काम करना पड़ेगा बॉम्बे एंड मद्रास वालों को। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। हमको 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करनी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हैज़ एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर, जो कि बाद में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एबॉलिश हो गया। बिल्कुल सही बात है, एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में कमर्शियल पर्पस एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास कोड ऑफ डायरेक्टर्स में कमर्शियल पर्पस के लिए था ये, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डिसीजन मेड बाय द काउंसिल आर बाइंडिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार?
ना ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसने क्या बनाया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बनाया, ठीक है, और एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया, बट ये जो काउंसिल की डिसीजन है ये बाइंडिंग नहीं है भाई, इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर, इट इज़ जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जगह ए 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हमको बात किसी करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। द एक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड। देखो भाई सेपरेट इलेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट पहले बार एक्सेप्ट 1909 में हुआ था, नॉट 1919। इट डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन टू पार्ट, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, यही तो क्या है, डायरार्की एट प्रोविंस। दिस इज करेक्ट। इट रिजर्व 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द इंडियन इन वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो 6 में से 3 मेंबर्स को इंडियन होने के लिए ऐसा बोल दिया गया, ये वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। बाय के नाम लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया एंड इट रिक्वायर्ड द जो 3 ऑफ द 6 मेंबर होंगे वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अदर देन द कमांडर इन चीफ जो हैं वो इंडियंस होंगे, ऐसा भी बोला। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 ओनली। आंसर क्या हो जाएगा यार? आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमने 36 क्वेश्चन देखे। कहाँ से हमने 36 क्वेश्चन देखे यार? हमने देखे सीलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया, सीलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, सॉरी फीचर्स तो नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसे बना था, कि जो लॉस हैं मेनली। यहाँ क्वेश्चन हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी के अंदर भी देख सकते हैं, बट हाँ ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कि यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने कोशिश किया कि भाई बहुत बार उस तरह से क्वेश्चन बना के कवर करें, तो आपको लगा कि हाँ कुछ चीज़ें दिमाग में गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में गई है, लगा होगा। और इससे बाहर कभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आएगा नहीं, और आ गया तो आप बना नहीं पाओ, ऐसा होगा भी नहीं।